हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक कई टॉपिक्स को कवर किया है और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में, रेसिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उससे पहले स्टार्टिंग में चार्ज क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट में और इन सब की यूनिट्स क्या है, ये सब आपको बताया गया है। और आप आज जो है रेसिस्टेंस को समझते हैं। तो रेसिस्टेंस यह नाम से ही क्लियर है कि समथिंग विच इज़ रेसिस्टिंग अनदर थिंग। कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को रेसिस्ट कर रही है। ठीक है, वो रेसिस्टेंस सिंपल मीनिंग हुआ। तो रेसिस्टेंस के बारे में देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो इसमें क्या है, रेसिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शंस रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मीन्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो रुकावट आएगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में, वही रेसिस्टेंस है। ठीक, देखिए दूसरा पॉइंट, और यही देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉमन डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिकल और नेचुरल प्रॉपर्टी, बेसिकली नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और मटेरियल और ऑब्जेक्ट और एनीथिंग ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कंडक्टर का जो यह नेचुरल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से होगा क्या कि जब यह फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है, दैट इज रेसिस्टेंस। ओके, तो रेसिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रिकल और नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर और ऑब्जेक्ट और मटेरियल। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसमें इसका मतलब ये हो गया कि जो रेसिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, तो करंट फ्लो नहीं हो रही है या होने में मुश्किल हो रही है। दिस मीन्स दैट दिस इज बैड कंडक्टर। ठीक है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वह बैड कंडक्टर है। जबकि रियलिटी में क्या है कि जो गुड कंडक्टर है वह भी कुछ न कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता ही है फ्लो होने से, जो अच्छे कंडक्टर हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है कि गुड कंडक्टर हैव लो रेसिस्टेंस एंड बैड कंडक्टर और इंसुलेटर हैव हाई रेसिस्टेंस। ऐसा नहीं कि गुड कंडक्टर है तो जीरो रेसिस्टेंस, लो लिखा है, इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। तो इवन इफ एनी मटेरियल विच इज गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो वेरी स्मूथली थ्रू इट, दिस आल्सो ऑफर्स सम amount of resistance or obstruction or hurdle in order to flow the electric current। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि जो इसका रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक करंट को, वह हम लोग हिल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के जिगजैग। लेकिन जो कनेक्टिंग वायर या गुड कंडक्टर को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक, लेकिन एक बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में, ज़्यादातर बुक्स में आप देखेंगे कि यही रिप्रेजेंटेशन होता है रेसिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और आपको बता दें जो लिखी नहीं है, कि रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक पेन ले लूँ तो बोलूँगा कि रेसिस्टेंस है, जबकि एक्चुअल में यह रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस नहीं है। यानी एनीथिंग विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रेसिस्टर। ठीक है, जो रेसिस्ट करे वह रेसिस्टर है। तो ये क्या हो गया, रेसिस्टर। और इसकी प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से यह अपोज कर रहा है। तो रेसिस्टर और रेसिस्टेंस, रेसिस्टर कोई ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, कोई डिवाइस है, और रेसिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज 4 ओम फॉर एग्जांपल, दिस मीन्स दैट द क्वांटिटी और द अमाउंट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय दिस कंडक्टर इन फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट इज 4 ओम। इसको हम लोग जो मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंपल मीनिंग हुआ।
तो आप ये जान गए कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। और एक चीज़ और जान गए कि कितना भी बढ़िया से बढ़िया कंडक्टर हो, जैसे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, जीरो रेसिस्टेंस नहीं होगा, रिलेटिवली कम होगा और दूसरे कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, लेकिन होगा। ये बात फैक्ट, ये मतलब ये फैक्ट है कि उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ आप ये जान गए। अब ये तो लिटरेरी मीनिंग हुआ जो कि रेसिस्टेंस का क्या हुआ। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और इसको हम समझते हैं डिटेल में। तो देखिए होता क्या है कि जो ओम्स लॉ आप पढ़ चुके हैं, इस वाले डिफिनीशन को मैं सेकंड वाले को नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि यह मतलब रेसिस्टेंस के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप यह लिख सकते हैं। जैसे ओम्स लॉ में आप पढ़े हैं क्या होता है, I इज प्रोपोर्शनल टू V, ये होता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर द करंट, इम्प्लाइज दैट, इसका हम इसको लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू I R एंड R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये बातें बताई जा चुकी हैं ओम्स लॉ में, क्योंकि जब यहाँ इक्वल के साइन में प्रोपोर्शनलिटी का साइन कन्वर्ट हो रहा है तो यह हो गया V इज इक्वल टू आई आर। करेक्ट, तो V इज इक्वल टू आई आर से क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक, अब यहाँ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेसिस्टेंस का फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे मान लीजिए एक आपने कंडक्टर लिया कोई, ठीक है, देखिए चूंकि हर कंडक्टर में कोई ना कोई रेसिस्टेंस होगा, इसीलिए हमने उसको ऐसे डिनोट किया है, यह C1 और यहाँ वोल्ट V। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगी। ठीक, और एक दूसरा कंडक्टर आपने लिया, दूसरा कंडक्टर आपने लिया C2, सेम पोटेंशियल डिफरेंस is applied also across the two ends of the conductor C2। जितना C1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, यानी ये सोर्स हो गया जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस सोर्स से भी V वोल्टेज सप्लाई हो रही है C1 कंडक्टर के लिए, और इस सोर्स से भी V ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है इस कंडक्टर के लिए। कंडक्टर बदल गए लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए, अगर इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है, I1 और I2 दो अलग अलग करंट हैं, तो आपको बताया गया इसके लिए जो कांस्टेंट आएगा, और दोनों ओमिक रेसिस्टेंस है, दोनों ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो इसके लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, ये जो R है, यह हमारा हो गया V अपॉन I1 और यह हो गया V अपॉन I2। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए कि I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 जो है वह ग्रेटर है I2 से, यानी इसमें करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इस कंडक्टर या इस रेसिस्टर से ज़्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से अप्लाई करने पर इस दूसरे कंडक्टर में या दूसरे रेसिस्टर में लेसर करंट फ्लो कर रही है, यानी I1 इज ग्रेटर देन I2। आप I1 इज लेस देन I2 भी मान सकते हैं, यहाँ बस केवल कंपेरिजन, फॉर द सेक ऑफ कंपेरिजन वी हैव एज्यूम्ड I1 इज ग्रेटर देन I2, नथिंग एल्स। केवल ये एज्यूम करने के लिए मान लिया गया कि I1 इज ग्रेटर देन I2। ठीक, तो यहाँ देखिए V अपॉन I1 और यहाँ V अपॉन I2, तो इसमें बताइए किसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। I1 बड़ा है, V तो सेम है दोनों के लिए, तो ये क्वांटिटी तो सेम हो गई, और
I1 इज ग्रेटर देन I2। तो I1 इज ग्रेटर देन I2, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो गई, स्मॉलर देन दिस क्वांटिटी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है फॉर I1 करंट एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर I2 करंट, एंड V इज सेम एंड I1 इज ग्रेटर देन I2। तो आप क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि V अपॉन I1 इज ग्रेटर देन V अपॉन I2, सॉरी V अपॉन I1 इज लेस देन, क्योंकि I1 बड़ा है। तो ये हो जाएगा, इससे हमको एक कंक्लूजन मिल गया, ठीक है। और यही क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसका मतलब एक और हुआ कि अगर आप सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे थे और इसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर रही है, इसका मतलब यह कंडक्टर कम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, कम हर्डल क्रिएट कर रहा है करंट को फ्लो होने में, और यह वाला कंडक्टर ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है क्योंकि करंट कम हो गई सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बावजूद। इतनी बात तो क्लियर है। तो इसका मतलब C1 इज गुड कंडक्टर और बेटर कंडक्टर एज कंपेयर्ड विद द C2। C1 इससे अच्छा कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि अच्छा था तभी ज़्यादा करंट फ्लो कर रही थी, यानी करंट के फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन कम हुआ, और इसमें करंट के फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हुआ, इसीलिए करंट कम हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो यहाँ बदल रहा है I1 I2, यहाँ लिखा भी है करंट I1 ज़्यादा है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन कम तो करंट ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ऑब्स्ट्रक्शन कम हो रहा है और V अपॉन I दिस इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसका मतलब यही यहाँ पे हो गया रेसिस्टेंस। तो क्योंकि रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी ही तो रेसिस्टेंस है, उसका मेजरमेंट है। क्योंकि देखिए फिजिक्स में हम किसी भी क्वांटिटी की बात करें, अगर मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि अगर हम उसको मेज़र नहीं कर सकते तो उसको फिजिक्स से निकाल देंगे। तो हमारे लिटरेचर का सब्जेक्ट हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, लेकिन फिजिक्स का नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में मेज़र करते हैं हर क्वांटिटी को। तो जैसे मैंने बोल दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, so in physics this topic will be only for our consideration until we used to measure, otherwise we are not considering this topic। हम मेज़र कर रहे हैं, तो मेज़र कैसे करेंगे, ठीक है। मैं बताता भी हूँ बच्चों को कि जैसे मान लीजिए कि गुस्सा है, तो गुस्सा को हम मेज़र नहीं कर सकते कि आज अगर ज़्यादा डांट मिल गई तो इसका मतलब गुस्सा का अमाउंट ज़्यादा है, और कम डांट मिली तो इसका मतलब गुस्सा की अमाउंट कम है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ गुस्सा को हम मेजर नहीं कर रहे, हमारे पास कोई स्केल नहीं है। साइकोलॉजिकल स्केल होगा लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पे स्केल है। मैथमेटिकली हम इसको मेजर कर सकते हैं कि किसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम हुआ। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कम हुआ था, इसीलिए करंट ज़्यादा थी। तो V अपॉन I1 इज लेस देन V अपॉन I2। तो यह जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ या जो रेसिस्ट किया गया, ये प्रॉपर्टी, यही तो रेसिस्टेंस है। तो हम इसका मतलब यह कह सकते हैं कि दिस इज द रेसिस्टेंस, क्योंकि यही हमको निकल करके आया कि जो रेसिस्ट कर रहा था करंट को फ्लो होने में। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि इसका R1 और इसका R2, तो हम एक कंक्लूजन और ड्रा कर सकते हैं कि R1 इज लेस देन R2, ठीक है। ये रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि आपको पहले बता दिया गया कि लिटरेरी मीनिंग क्या है उसका, ठीक है। इसके बाद इसका मैथमेटिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि किस तरह से रेसिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि R1 इज लेस देन R2, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को हमने मेज़र किया तो इसमें कम मिली हमको। इसका नेचर कम था करंट को रेसिस्ट करने का, इसीलिए करंट का अमाउंट ज़्यादा हो गया, इवन इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। और यहाँ पे रेसिस्ट ज़्यादा कर दिया, इसीलिए करंट कम हो गया। इसका मतलब कि इसका रेसिस्टेंस यानी यह प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक चीज़ और देखिए, तो यह जो V अपॉन I था, इसीलिए इसको बोला जाता है रेसिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि यह क्वांटिटी निकल करके आ कहाँ से रही है, यह डायरेक्टली लिंक्ड है कंडक्टर की उस प्रॉपर्टी से जिसकी वजह से वह करंट को
अपोज करता है फ्लो होने से। ठीक है, इसीलिए वी अपन आई को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो रेसिस्टेंस को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। यह भी हो गया। ठीक, और आपको बताया गया था कि वोल्ट अपॉन एम्पियर, वी की यूनिट वोल्ट और आई की यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओम। यह आपको बताया गया है, और नहीं भी अगर बताया गया तो ये जान लीजिए कि V अपॉन आई ये क्या हो गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर, और यही हो गया ओम। इसको ओम को डिनोट करने का तरीका है, वोल्ट को कैपिटल V से, एम्पियर को कैपिटल A से, और ओम को A, ग्रीक अल्फ़ाबेट ओम है। तो V अपॉन A यानी वोल्ट पर एम्पियर इज नथिंग बट द ओम और रेसिस्टेंस। ठीक है, तो 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में यूनिट क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है। ओम इज द क्वांटिटी एंड 1 ओम इज द यूनिट क्वांटिटी। सो अक्सर को एग्जाम फिजिक्स में आप कभी भी पढ़ेंगे, कम से कम 11th क्लास तक तो ज़रूर पूछा जाएगा आपसे कि डिफाइन 1 ओम, या 12th में भी कुछ क्वांटिटी होंगी तो इसका, तो आप 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन विच अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। यह 1 ओम कब आएगा, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए किसी कंडक्टर पे और उससे 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, तब उसको हम बोलेंगे कि रेसिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन विच अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, इसको अलग अलग लैंग्वेज में कर सकते हैं, मीनिंग सबका सेम होगा, सेंस सबका सेम निकलेगा। कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द 2 points of a conductor as a result of which a current of 1 ampere is produced or flows through across it, then the resistance of the conductor will be 1 ohm। तो ये 1 ohm को इस तरह से डिफाइन कर लिए। ठीक, अब आइए देखते हैं कि इस रेसिस्टेंस का कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, ये रेसिस्टेंस आता क्यों है, इसको समझना जरूरी होगा। तो एक तो आपको रेसिस्टेंस समझ गए V अपॉन आई, और दूसरा रेसिस्टेंस समझ गए इलेक्ट्रिकल और नेचुरल प्रॉपर्टी। तो अब आपका आंसर बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाएगा अगर आप इसको लिखने के बाद ये लिख दे रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट वी मेजर दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को मेजर करने का तरीका क्या है, V अपॉन आई, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो यह लिटरेरी से हो गया, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद आइए देखते हैं कि इसका कॉज क्या है रेसिस्टेंस का, ये जानना जरूरी है। तो आप ये जान लीजिए कि आपको पता है कि जनरली कंडक्टर पॉसेसेस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंडक्टर में तो जब मान लीजिए कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन में रैंडम मोशन हो रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है, मतलब रैंडम मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में। ठीक, लेकिन होता क्या है कि जब इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से अप्लाई कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल सोर्स का मतलब क्या होता है, बैटरी, सेल, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्स। और सोर्स करता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है। 2 पॉइंट पे किसी कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देगा। तो
तो उससे एक तरह का प्रेशर अप्लाई होने लगता है और चार्ज फ्लो करने लगते हैं। तो उनको हम सेल भी कह सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा सेल कंबाइन कर दिए गए तो बैटरी भी कह सकते हैं, सोर्स भी कह सकते हैं। ये सब एक ही नाम है। तो मान लीजिए कि इस कंडक्टर को अब आप क्या कर रहे हैं, अब किसी जो है सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया, सोर्स से कनेक्ट कर दिए। तो जैसे ही सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यह आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वह ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और सेल में जो बड़ी वाली लाइन है ये हमेशा पॉजिटिव होती है और स्मॉल लाइन नेगेटिव होती है। तो करंट हमेशा फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन यह होगी इस तरह से, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये है। तो जब करंट इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन जैसे भी होंगे एक ऑर्डर्ड मोशन में आ जाएंगे। इस तरह अब जो रैंडम मोशन इनका खत्म हो गया, अब सब एक ऑर्डर्ड मोशन में आ गए सारे इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगा, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना चाहेंगे, यहाँ उनका डेस्टिनेशन यहाँ है। तो होगा क्या, यहाँ से ये इनका एक तरह से गेटवे है, यहाँ से इस रास्ते से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम पास होना चाहेंगे। तो ऐसे समझ लीजिए कि इसको हम लोग, एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है कि जैसे किसी थिएटर में या किसी ऑडिटोरियम में या किसी बहुत बड़े हॉल में कोई प्रोग्राम चल रहा है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और पता चला कि आग लग गई, ठीक है, या कोई इस तरह का टेररिस्ट अटैक हो गया और लोग भागने लगे। तो जो एग्जिट पॉइंट है वो तो फिक्स है, और इसी एग्जिट पॉइंट से सारे लोग एक ही एग्जिट, तो सारे लोग एग्जिट पॉइंट की तरफ भागेंगे कि किसी तरह निकल के हॉल से बाहर चले जाएं। तो होगा क्या, इस प्रोसेस में कोलिजन होगा, टक्कर होगी। और टक्कर किसके बीच में होगी, एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होगी। जब एग्जिट पॉइंट से निकलेंगे सब एक ही एग्जिट से, तो सब लोग आपस में टकराने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन एटम से भी होगी, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर एटम्स भी हैं, और इलेक्ट्रॉन और आयंस के बीच में होगी। तो हम कह सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर कोलिजन होने लगता है, या इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करने लगते हैं। तो जब कोलिजन होगा, टक्कर होगा, तो क्या होगा, एक तरह का करंट के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। करंट इधर जा रही है और इलेक्ट्रॉन इधर, इनमें कोलिजन हो रहा है। तो ये रीज़न है, रेसिस्टेंस इसी वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये जो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर के, वह क्या बढ़ भी सकती है या क्या डिक्रीज भी कर सकती है, मतलब क्या चेंज भी होती है फॉर द सेम कंडक्टर। तो कुछ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी होंगे कि उनसे किस तरह से रेसिस्टेंस चेंज करता है, इसको जानना ज़रूरी है। तो ये इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से यह ऑब्जर्व किया गया है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ग्रेटर द लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर, ग्रेटर द रेसिस्टेंस। और दूसरा है कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हो गया कि ए अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, अगर इसको हम सर्कुलर मान लें तो यह इसका रेडियस हो गया।
तो इसकी थिकनेस 2 पाई आर से हो गई। और इसको अगर मान लेते कि इसका फेस सर्कुलर था तो इसका 2 पाई आर, तो आपको पता है कि ये इसका जो सरकमफेरेंस है वो बड़ा हो गया। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये देख रहे हैं पेन है, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब कि इस सरफेस के इसके परपेंडिकुलर आप इसको कट करिए, इस तरह से नहीं, स्लैंट या इंक्लाइंड नहीं, ऑब्लिक नहीं, इसको परपेंडिकुलर इस तरह से कट करिए। तो कट करने के बाद मान लीजिए कट किया और ये 2 टुकड़े हो गए, तो यह जो आप देख रहे हैं दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यह इसकी थिकनेस को डिफाइन करेगा कि कितना थिकनेस हुआ, ये थिकनेस है, क्योंकि आप इसको परपेंडिकुलर कट करने पर पा रहे हैं, और वही थिकनेस होगा जो यह इसका पूरा सरकमफेरेंस। तो जो इलेक्ट्रिक वायर हैं यह इसका भी शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, देखो ये भी सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और एक तो ये था इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको कट करने पर ये ऐसा मिला या इस तरह का मिल गया, 2 टुकड़े हो गए इसके, तो ये जो मिल गया ये सरकमफेरेंस, यह जो आप देख रहे हैं यह 2 पाई आर, यह हो गया एरिया, इसका थिकनेस हो गई या क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर आप मान लीजिए कि इसको अगर आप कट करते, ये इसको कट करते और ये इस तरह हो जाता, कट करने के बाद ऐसा इस तरह से मान लीजिए, तो यह इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोनों को अगर आप देखते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यानी इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी मोटाई ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर सेम मटेरियल का कॉपर के दोनों अगर आप वायर ले लेते, एक मोटा वायर और एक पतला वायर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटे वायर का ज़्यादा होता, तो उसमें रेसिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई, ज़्यादा रास्ते मिल गए, बड़ा एग्जिट गेट मिल गया, ठीक है, ये हो गया। और इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो यह हो गया R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A, तो इसको हम लिख सकते हैं L/A, दोनों प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया गया। सेम कंडक्टर के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसको हम सिल्वर का ले लें और इसको कॉपर का ले लें, कॉपर का ही अगर हम ले रहे हैं तो कॉपर के वायर की लेंथ अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और एरिया अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। तो आपको पता है कि जब यह इक्वल में कन्वर्ट होगा तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी L/A, और वह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इस केस में होती है रो। इसको यह ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। R इज इक्वल टू रो L/A, ये हमको मिल गया। इससे हमको ट्रेंड मिल रहा है और इससे हमको कैलकुलेशन मिल रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। इस रो को हम लोग बोलते हैं, रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, 2 नाम है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, इसका एक नाम ये भी है। तो अगर आपको रो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब देखिए रो की यूनिट क्या होगी पहले ये जान लीजिए, तो बाद में डिफाइन करते हैं रो को। रो की यूनिट होगी L की यूनिट मीटर, और A की यूनिट एरिया किसी का भी हो, सर्कल का हो, स्फीयर का हो, ठीक है, किसी प्लेग्राउंड का हो, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, और R को क्या लिख सकते हैं, ओम। ओम इज इक्वल टू रो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ओम इज इक्वल टू रो इंटू 1/मीटर, तो इम्प्लाइज दैट रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ए इसकी यूनिट हो गई, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, या रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी,
ओम मीटर, दोनों सेम है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको R इज इक्वल टू रो। कब? जब L इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर L को यूनिट लिया जाए, यानी 1 मतलब 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, और एरिया को भी यूनिट लिया जाए 1 मिलीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसके दोनों को सेम, तो जो R होगा वह रो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि L भी 1 और A भी 1, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस है। किसका रेसिस्टेंस है? एक ऐसे कंडक्टर का जिसकी लेंथ यूनिट है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाता है तो 1 ओम मीटर क्या होगा? जब आप ओम मीटर डिफाइन कर लिए तो यूनिट मेजरमेंट को डिफाइन करिए 1 ओम मीटर। अब आपसे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन व्हाट डू मीन बाय द रेसिस्टिविटी ऑफ 1 ओम मीटर। तो 1 ओम मीटर इज द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ length 1 meter and its cross sectional area is 1 meter square। तो 1 ओम मीटर उस कंडक्टर की रेसिस्टिविटी है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका लेंथ 1 मीटर है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग रेसिस्टेंस की कुछ और प्रॉपर्टी और इसको कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं इसको समझेंगे। तो वीडियो को अच्छे से पॉज करिए, नोट्स बनाइए और कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सप्लेन किया गया उसको रिवाइज करिए।